और बढ़ती हुई जनसंख्या केवल अल्पसंख्यकों की ही समस्या नहीं है, परंतु वो पूरे देश की समस्या है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हम अस्पतालों में किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। आप देखते हैं कि एक मकान में मुस्लिम समाज के जैसे एक पिता के 5 बच्चे थे, उसके 5 बच्चे हुए तो वो 100 गज के मकान में अगर रह रहा है तो एक बच्चे के हिस्से में 20 गज ज़मीन आई, 20 गज। और जब उसके बच्चे हुए तो वो कहाँ जाएगी जनसंख्या। मदरसों के अंदर अब हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर की शिक्षा भी उनको दी जा रही है। और अब मदरसों के पढ़ने वाले बच्चे बहुत जल्दी आपको देखेंगे कि देश की सेवा में भी आपको करते हुए मिलेंगे। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर भी आपको मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के जनसंख्या नियंत्रण का मामला यकायक उछला है और उसके उछलने का कारण है उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग है। उसके 1 साल पूरे होने पर एक किताब का विमोचन किया गया है और उस किताब के अंदर जनसंख्या नियंत्रण की बात की गई है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने उस किताब का विमोचन कराया है। किताब सार्वजनिक होते ही ये बात बड़ी तेज़ी से चर्चाओं में आ रही है। इस बात की जानकारी के लिए अध्यक्ष से बात करना निहायत आवश्यक है कि आखिर इसके पीछे पूरा क्या सोच है और किस तरीके से वो आगे काम करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका यूपी तक पे। जी नमस्कार। एक जानकारी दीजिए कि जो आपने अल्पसंख्यकों के जनसंख्या नियंत्रण की बात कही है उसके अंदर क्या सोच है और किस तरह से उसको नियंत्रित करेंगे। देखिए, 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो हम लोगों ने काम किया 1 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में जाकर, जहां अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र हैं वहां भी हम लोगों ने गए। वहां जन चौपाल लगाई, अल्पसंख्यक जन चौपाल के नाम से, जिसमें हमारे सदस्यगण भी प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में गए हैं। जिसमें हम लोगों ने खुद ये पाया है कि अल्पसंख्यक गरीब है, अशिक्षित है, उसको रोज़गार की आवश्यकता है और ये तमाम बिंदु हैं। इन बिंदुओं को लेकर हमने जब चिंतन किया तो हमने एक इसमें रिसर्च कमेटी बनाई है और उस रिसर्च कमेटी के माध्यम से हम अतिशीघ्र एक रिपोर्ट माननीय विधानसभा अध्यक्ष और माननीय लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और वो रिपोर्ट ये है कि अल्पसंख्यकों की जो गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, उसका एक बहुत बड़ा कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। और बढ़ती हुई जनसंख्या केवल अल्पसंख्यकों की ही समस्या नहीं है, परंतु वो पूरे देश की समस्या है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हम अस्पतालों में किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। हमारे पास उतनी दवाएं, उतने संसाधन देश के अंदर कम पड़ रहे हैं और लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। आपने देखा होगा स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर एडमिशन के लिए लाइन लगी हुई है। तमाम जगह लोग बेचारे एडमिशन से भी वंचित रह जाते हैं। और आपने देखा होगा कि हम जब ट्रेवल्स करते हैं तो बसों में और आपके रेल में तमाम जगह ये मतलब बड़ी आबादी के साथ है। हम जब घर से बाहर निकलते थे, आपने भी देखा होगा कि कहीं शहर में हम जा रहे हैं तो आराम से गाड़ी से जाते थे। और आज स्थिति ये है कि अगर हम 10 किलोमीटर भी अगर शहर के अंदर चलेंगे तो वो जो सफ़र हम पहले 10 मिनट में पूरा करते थे, आज 1 घंटे में भी पूरा नहीं हो रहा है। और इसी कारण से आप देखते हैं कि एक मकान में मुस्लिम समाज के जैसे एक पिता के 5 बच्चे थे, उसके 5 बच्चे हुए तो वो 100 गज के मकान में अगर रह रहा है तो एक बच्चे के हिस्से में 20 गज ज़मीन आई, 20 गज। और जब उसके बच्चे हुए तो वो कहाँ जाएगी जनसंख्या। और इसी कारण से लगातार जो कृषि भूमि जो उपयोग में होती थी, जिसमें हम अनाज पैदा करते थे, आज धीमे धीमे करके बिल्डर, कॉलोनाइजर और ज़मीनों पर मकान बना चले जा रहे हैं और जो हमारी अनाज की भूमि है वो कम पड़ रही है। इसलिए ये हम लोगों ने अपने तरीके से भी देखा और हम मुसलमानों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी अपनी बात को ये रखा है। और धीमे धीमे जो मुसलमान शिक्षित हो रहा है वो इस बात को स्वतः स्वीकार भी कर रहा है और वो अपनी जनसंख्या को स्वतः नियंत्रण कर रहा है और वो जागरूक भी हो गया है और अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर रहा है। माने एक अच्छा मैसेज है कि जिसके 5 बच्चे हुआ करते थे, आज उसकी औलाद के यहाँ 2 बच्चे हो रहे हैं। इस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून देश हित में, समाज हित में और जो व्यक्ति इसको
अपनाना चाहता है उसके हित में बहुत आवश्यक है और बहुत इसके लिए हमारा देश उन्नति करेगा, तरक्की करेगा और जो व्यक्ति इसको अपनाएगा वो उसको भी उन्नति और तरक्की की ओर जाएगा। नहीं, ये तो आप समाज के स्तर पे बात कह रहे हैं, लेकिन आयोग के स्तर पे जो बात कही गई है जनसंख्या नियंत्रण की, तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक कार्यक्रम या सरकार की तरफ से कार्यक्रम, इसमें दो चीज़ों में आप क्या चीज़ ज़रूरी समझ रहे हैं जो ये बात आपने अपने 1 साल के कार्यकाल में जो किताब छापी है उसके अंदर दर्ज की है? जी, हम लोगों ने ये बिल्कुल हमने 1 साल के अंदर विभिन्न ज़िलों के जब दौरे किए, वहाँ लोगों के साथ अल्पसंख्यक पंचायत की, वहाँ बैठ के हमने ये बात की है। इसके अतिरिक्त हम ये सिफारिश सरकार को भी करेंगे कि इसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाना अति आवश्यक है, क्योंकि चीन की स्थिति आपने देखी है, हमारे देश की भी हालत इस समय अगर अनऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो 135 करोड़ 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या हमारी पहुँच चुकी है, जो अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। अच्छा, एक अहम बात ये भी है कि जो मदरसे हैं, मदरसों के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे जाते थे उनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। तो ये संख्या में गिरावट आने का कारण क्या है और मदरसों को लेकर का आपका क्या मानना है? देखिए, जो पिछली जो सरकारें रहीं उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरकार जो होती है वो एक समाज को जागरूक करना, उनको शिक्षित करने के लिए और उनको रोज़गार के मौके उपलब्ध कराने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जो 2017 से जो सरकार आई है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, उस सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए वो योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, जो मदरसों के अंदर पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है वो उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। जब इस सब चीज़ का ऑनलाइन शुरू किया और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की बात आई, तो जो लोग फर्जीवाड़ा करते थे मदरसों के अंदर, वो लोग धीरे धीरे अपने आप को किनारा करने लगे, क्योंकि ये सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार है। यहाँ शिक्षा सबको मिलेगी, यहाँ न्याय सभी को मिलेगा, ये ईमान और इंसाफ और इकबाल की सरकार है, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। इस कारण जो पूर्व में जो फर्जी मदरसे चलते थे, एक मदरसे चल रहा है उसमें 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसी मदरसा संचालक ने अलग अलग नामों से 10 मदरसे रजिस्टर्ड और दर्ज करा दिए और 10 की छात्रवृत्ति भी वो लेना शुरू कर दिया, जिसमें अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक जो मदरसा से संबंधित एक अधिकारी थे उनके विरुद्ध एक निलंबन की कार्रवाई तक की गई है। इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार जो मदरसों के अंदर था, एक कहेंगे मदरसों माफिया जो लोग थे उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसलिए लगातार जो एक्चुअल पोजीशन है, क्योंकि सरकार वहाँ करोड़ों रुपए का अनुदान अल्पसंख्यक समाज के गरीब बच्चे हैं जो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करें, मदरसों के अंदर आधुनिकीकरण हो, हिंदी इंग्लिश गणित विज्ञान भी पढ़ें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल दीनी तालीम लेकर इमाम तो बन सकता है पर डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS नहीं बन सकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, उसको पूरा करने के लिए सरकार बाध्य है और उसी के ऊपर काम कर रही है। मदरसों के अंदर अब हिंदी इंग्लिश गणित विज्ञान भी पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर की शिक्षा भी उनको दी जा रही है और अब मदरसों के पढ़ने वाले बच्चे बहुत जल्दी आपको देखेंगे कि देश की सेवा में भी आपको करते हुए मिलेंगे, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर भी आपको मिलेंगे। ये सरकार लगातार जो चीज़ है फिल्टर होकर जो सही है एक्चुअल में पता चल रहा है कि आज भी अल्पसंख्यकों के लिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 30 से लेकर 35% तक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। पक्के मकान उनको मिले हैं। जो पूर्व की जो सरकारें रहीं उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जो बरसात के अंदर एक गरीब मुसलमान अपने घर के अंदर रहता था तो रात में जब बारिश होती थी तो वो रात भर जाग कर अपना जीवन गुजारता था। ऐसे व्यक्ति को इस सरकार ने और प्रदेश की और केंद्र की सरकार ने मिलकर उनको लेंटर वाला मकान दिया है, पक्का मकान दिया है और ये आज वो लोग पक्के मकान के अंदर रह रहे हैं। आपने देखा होगा तमाम अनेक हमारी माताएं बहनें गरीबी के कारण गैस का चूल्हा नहीं खरीद पाती थी, उनको सरकार ने गैस सिलेंडर मुफ्त दिए हैं। उस आज वो लोग उस चूल्हे का से अपना रोटी बना रही हैं, खाना बना रही हैं। उनकी आंखें ख़राब हो जाती थी धुएं के कारण पहले और अब वो खुशहाल हैं।
ये तमाम ऐसी योजना, आयुष्मान भारत योजना, जो व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होता था उसका मकान, घर मकान बिक जाता था इलाज के दौरान, और ये सरकार 5 लाख रुपए तक उस व्यक्ति को निःशुल्क फ्री में किसी भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल के अंदर इलाज उसको मिलेगा। ये सरकार काम कर रही है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए विशेष चिंता की। भाई हम इतने करोड़ों रुपए का फंड अल्पसंख्यकों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए खर्च कर रहे हैं, उनके रोज़गार के लिए खर्च कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी द्वारा हुनर हाट पूरे देश के अंदर जगह जगह लगाया जा रहा था, जिसमें हमारे हुनरकार, दस्तकार, शिल्पकार और बढ़िया खानसामा पूरे देश में से विभिन्न जगहों में जो अपने हाथ की दस्तकारी से काम करते थे उनको एक अच्छा प्लेटफार्म मुहैया कराया सरकार ने, और उसके साथ उनको रोज़गार भी मिल रहा है। वो अपने घर में बनाए हुए जो सामान थे उनको आज पूरे देश के अंदर उनकी एक वो हो रही है, जा रहे हैं। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गए तो हमारे देश के जो दस्तकार, शिल्पकारों द्वारा बनाए गए जो सामान थे, चाहे वो आपने देखा चीनी मिट्टी के बर्तन हो, या आपने देखा होगा कुछ ऐसे तमाम काम करने वाले लोग, उनको विदेश तक उसका हो रहा है। तो ये काम कौन कर रहा है? ये वही गरीब अल्पसंख्यक समाज के लोग कर रहे हैं, उनको रोजगार के। एक बहुत अहम बात है, उदयपुर के अंदर एक टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है, 2 लोग हत्या करते हैं। उसके बाद में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान आता है और वो बिल्कुल क्लियर कट इस बात को कहते हैं कि जो कानून है वो कुरान से नहीं निकला है, जो इस्लामिक कानून है वो कुरान से नहीं निकला है, और मदरसों के अंदर ईश निंदा के ख़िलाफ़ पढ़ाया जाता है और वहाँ पर शुरुआत से बच्चे को ये ट्रेनिंग दी जाती है। आपका आरिफ मोहम्मद खान ने जो कहा है उस पर क्या कहना है? देखिए, जो राजस्थान के अंदर जो घटना की है वो निहायत ही निंदनीय घटना है और वो एक कायराना हरकत है, और मैं ये मानता हूँ कि वो किसी भी कीमत पर इस्लामिक दृष्टि से, इंसानियत की दृष्टि से सही नहीं हो सकती। क्योंकि मोहम्मद साहब के बारे में जितना मैंने पढ़ा है कि मोहम्मद साहब रास्ते से जाते थे तो एक महिला उन पर कूड़ा डालती थी, उसके बावजूद भी जब उसकी तबीयत ख़राब हुई तो मोहम्मद साहब वहाँ गए और उसको दवा दिलाई, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया। इस किरदार को हम जानते हैं, और इस्लाम हमारा ये कहता है कि हमारे किसी कृत्य से अगर हमारे पड़ोसी को भी तकलीफ हो, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं आया है, वहाँ केवल पड़ोसी शब्द आया है, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ये इस्लाम नहीं, ये इस्लाम हमारा कह रहा है। और उन दरिंदों ने जो दरिंदगी भरा कार्य किया है, निश्चित रूप से ये हमारे देश के लोग नहीं हो सकते। ये कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों से प्रेरित होकर इस घटना को अंजाम दिया है और हमारे देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, भाईचारे में को ख़त्म करना चाहते हैं, और इस देश का हिंदू मुस्लिम जो है वो भाईचारे के साथ रहता है और रहेगा। ऐसी सदियों रहा है दुश्मन जमाना हमारा, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। नहीं, ये चीज़ तो है, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान ने जो बात कही है उस पर आपका क्या कहना? उन्होंने ये भी कहा है कि मदरसे बंद कर देने चाहिए। देखिए, ऐसा है, आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे एक प्रदेश के राज्यपाल भी हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, बड़े नेता हैं। उन्होंने अगर कोई बात कही है तो मुझे नहीं मालूम उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कही है, और मदरसों के संबंध में अगर इस प्रकार का उन्होंने कहना है तो ऐसे मदरसों में अगर ये पढ़ाई जा रही है तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद जहां ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ कार्रवाई हो, मेरा ये मानना है। और दूसरी बात मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि ये देश सरई से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। जो हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है वही काम हम सबको करना चाहिए। और यहाँ तक कि हमारे धर्म भी ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो। माने ये देश सरई नहीं है, सरई देश नहीं है, यहाँ पर ये संविधान से चलने वाला देश है, इसलिए सबको संविधान से चलना चाहिए। और देखिए, मदरसे के विषय में आज़ादी की लड़ाई में आपने देखा होगा देवबंद जो मदरसा है वहाँ के एक रेशमी रुमाल से मुहिम चली थी, जो आज भी वहाँ पूरा उसका इतिहास है कि वहाँ के लोगों ने तमाम आज़ादी की लड़ाई में अपनी शहादत दी, कुर्बानियाँ दी हैं। और मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से और बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान परस्त थे, जिन्ना परस्त थे,
वो जिन्ना के साथ पाकिस्तान जा चुके हैं। इस देश का मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर वही रहा है जिसके पूर्वजों ने, जिसके बुज़ुर्गों ने इस देश की आज़ादी में कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है, और उसके पूर्वज यहीं दफन है, इसी मिट्टी के अंदर दफन है। तो इस देश का मुसलमान 100% मैं कह सकता हूँ वफ़ादार है, और मदरसों के अंदर से भी अच्छे लोग निकलते हैं। ये कहना कहीं अपवाद हो सकता है, और उनकी बात पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये अशफाक सैफ़ी थे, अपनी एक एक चीज़ को बेबाकी के साथ रखा, और इनका दो टूक शब्दों में मानना है कि मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो कम होनी चाहिए, और उस जनसंख्या के बढ़ने के कारण मुसलमानों की तरक्की नहीं हो पा रही है, समाज की तरक्की नहीं हो पा रही है। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।